दूसरे दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं रात के वाकयात के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन मेरी पूरी तवज्जो हमीदा नामी उस लड़की पर थी। हमीदा मुझे दूसरे दिन कहीं पर भी नजर नहीं आई। दोपहर तक मुझे गंगाधर नजर आया। वो गंगाधर मेरी तरफ ही आ रहा था तो मैंने उसे रोक कर अपनी तरफ बुलाया और बोला। आकर कहने लगा, महाराज आपने तो हमें मरवा ही दिया था। मैं उसे अपने पीछे चलने को कहा और उसे एक गोशे में एक कोने में लेकर आ गया। गंगाधर एक बात बताओ, रात को तुम मेरे साथ गए थे ना? तो वो कहने लगा, तो और क्या साहब, मैं आपके साथ ही तो गया था। आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि आपको याद ही नहीं है कि आप मेरे साथ गए थे या नहीं। मैंने कहा, अरे याद है मुझे कि मैं तुम्हारे साथ गया था, अब ये बताओ आगे क्या हुआ था। तो कहने लगा, कमाल की बात करते हैं साहब, एक तो आप खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गए, जबकि कमाल की इंद्र की सभा वहाँ पर लगी हुई थी, सब नाच गाना हो रहा था, साल वाल बज रहे थे, लेकिन आप अचानक ही वहाँ से गायब हो गए और यहाँ आ गए। मैंने कहा, देखो गंगाधर, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ, कल रात हम देव सिंह के ठिकाने पर गए थे या नहीं गए थे, तुम ये बताओ। कहने लगा, अरे गए थे महाराज, उसी कमीनी का पीछा करते हुए गए थे, यानी मेरी बीवी का, जो ठुमक ठुमक के देव सिंह के सामने मुजरा करती है और उसे खुश करने की कोशिश भी करती है महाराज। तो मैंने उससे कहा, गंगाधर तुम सरोजनी की बात कर रहे हो? तो कहने लगा, हाँ, नाम मत लें उसका आप, मैंने उसका नाम लेना बंद कर दिया है महाराज, मुझे उससे नफरत है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं लेता नाम। अच्छा ये बताओ, हम दोनों वहाँ गए थे, उसके बाद क्या हुआ? कहने लगा, उसके बाद होना क्या था, देव सिंह ने हम दोनों को देख लिया था महाराज। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था साहब जी, वो आपको और मेरे को एक तरफ ले गया और उसके बाद वो अपने तख्त के पास हम दोनों को लेकर चला गया। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि आप एक तरफ को चल दिए और उसके बाद गायब भी हो गए। मैंने कहा, मैं जिधर गया था देव सिंह मेरे साथ नहीं था वहाँ पे क्या? तो कहने लगा, वो कहाँ था, वो तो आपके जाने के बाद भी उसी तख्त पर बैठा हुआ था, उसको तो नाच गाना देखना था, तो वो कहाँ जाता आपके पीछे? मैंने कहा, मतलब गंगाधर तुम्हारा मतलब ये है कि मैं वहाँ से चला गया था लेकिन देव सिंह वहाँ से हिला भी नहीं? तो उसने कहा, हाँ, मैं और क्या कह रहा हूँ साहब जी, मैं तो बड़ी फिक्र में पड़ गया था कि साहब जी किधर चले गए। उसके बाद महाराज मैंने बहुत देर तक इंतजार किया कि आप लौट कर वापस आ जाएंगे जिधर भी गए हैं, और उसके बाद जैसे हमने सरोजनी को नाचते हुए देखा तो हमसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं वहाँ से उठकर आ गया। मैंने कहा, एक बात बताओ गंगाधर, इस दौरान एक लम्हे के लिए भी देव सिंह वहाँ से गायब नहीं हुआ क्या? तो वो कहने लगा, हाँ महाराज, नहीं गायब हुआ, लेकिन आप इस तरीके से क्यों पूछ रहे हैं महाराज? मैंने कहा, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो कहने लगा, वापस आने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था महाराज कि आपके बारे में जब विजय सिंह महाराज मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन गंगाधर सुबह से कहाँ थे तुम? तो कहने लगा, विजय सिंह महाराज ने हमें काम से दूर गाँव भेज दिया था, वहीं पर था मैं। उसकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया, मैंने कुछ नहीं पूछा उससे। बहरहाल ये दिन भी ऐसे ही गुजर गया। रात को जब आराम करने के लिए मैं अपने कमरे में लेटा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे कमरे में धुआं ही धुआं फैलता जा रहा हो। धुआं धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलता जा रहा था, इतना ज्यादा धुआं हो गया था कि देखना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उन धुएं में मुझे दो बहुत ही खतरनाक आंखें दिखाई दी, जो कि सिवाय देव सिंह के किसी की नहीं हो सकती थी। उसके बाद उसके होंठ दिखाई दिए। वो आकर मुझसे बोला, उस वक्त मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, मैं पूरे होश में था। वो बोला, उठो अपनी जगह से, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे जिस्म के हिस्से देव सिंह का हुक्म मान रहे थे और मैं ना चाहते हुए भी उठकर उसके सामने बैठ ही गया था। फिर देव सिंह बोला, खड़े हो जाओ शाजिल, भूल गए कि तुम्हें क्या काम दिया है, तुम्हें क्या करना है? मुझे किसी भी हालत में वो तावीज़ चाहिए, मुझे वो तावीज़ तुम ही ला कर दोगे। जाओ, अब तुम कोशिश करो उस तावीज़ को हासिल करने की, जाओ उस तावीज़ को निकालो और उसी जगह ले जाओ जो जगह मैंने तुम्हें बताई थी, और वो ही करो जो मैंने तुम्हें उस दिन बता दिया था। तुम्हें इसी वक्त वो काम करना होगा शाजिल। देव सिंह का हुक्म पाते ही मैं अपने आप ही कमरे से बाहर निकल आया। इस वक्त मैं पूरी तरह से देव सिंह के हिसार में ही था, उसके काबू में ही था। जैसा वो कह रहा था मैं वैसा ही करने को तैयार भी था। मैं दरवाजे से बाहर निकला और मेरे कदम विजय सिंह की हवेली से अब बाहर निकल चुके थे। मैं ये सफर करता रहा। मुझे सफर के दौरान एक बाग से भी गुजरना था और अब वो बाग मेरे पास आ चुका था। उसके बाग से मैं अब आगे निकल चुका था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मैं हैरान था, क्योंकि पीछे कोई भी नहीं था। एक दरख्त था जिस पर अचानक से दो रोशनी की किरणें फूटने लगी। इतनी तेज रोशनी थी कि मेरी आंखें बहुत ज्यादा चकाचौंध हो चुकी थी। मैं देखने के काबिल भी नहीं था, इतनी तेज रोशनी उससे आ रही थी। मैंने आंखें भींचकर जोर से खोला तो मुझे फिर अंदाजा हुआ कि दरख्त की शाख पर कोई बिल्ली बैठी हुई है। न जाने क्यों मुझे उस बिल्ली से खौफ आ रहा था।
बिल्ली ने अचानक गुर्राहटें निकाली और मुझे लग गया कि ये बिल्ली सिर्फ और सिर्फ मुझे ही घूर रही है। मैंने रास्ता काटा और फिर मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने वहाँ पर एक बात नोटिस की। मैंने देखा कि ये जो बिल्ली थी ये आम बिल्लियों से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अचानक उस बिल्ली में हरकत पैदा हुई और वो बिल्ली एक शाख से दूसरी और दूसरी से तीसरी शाख पर कूद गई और उसके बाद जमीन पर कूद के बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसका फासला मेरे वजूद से कुछ 10-12 फीट के फासले पर था। मेरे पूरे वजूद में ठंडी ठंडी हवाएं दौड़ने लगी, ठंडी ठंडी सर्द लहरें मेरे बदन में दौड़ रही थी। रोंगटे रोंगटे बदन के खड़े हो गए थे और बिल्ली थी जो मुसलसल घुर्राए जा रही थी और वो अपने पैतरे भी बदल रही थी। मैंने उसको भगाने के लिए मुसलसल अपने मुंह से शी शी की आवाज भी निकाली ताकि वो वहाँ से चले जाए, मगर बिल्ली खौफजदा नहीं हुई। वो मुसलसल उसके बाद भी मुझ पर घुर्राती रही और मेरा रास्ता रोककर वहीं पर खड़ी भी रही। मैंने सबसे पहले परेशान होकर इधर उधर देखा और फिर मैंने पहले वाले रास्ते पर दौड़कर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। वो खौफनाक गुर्राहट के साथ मेरे ऊपर से गुजर गई। उसने अपने पाँव मेरे सर और मेरे कंधे पर जमाए थे। वो मेरे ऊपर से सहारा लेकर आगे एक दरख्त की शाख पर पहुंच गई और मैं खौफजदा और उसके वजन से गिरते गिरते बचा। बिल्ली ने वहां से एक भरपूर छलांग लगाई और मेरे चेहरे की तरफ लपकी। मैंने तो खौफ के मारे अपना सर ही पकड़ लिया और मैं नीचे की जानिब झुक भी गया। बिल्ली एक बार फिर मेरे कंधों पर पांव जमाकर पिछले वाले दरख्त पर चढ़ गई थी। वो बिल्ली थी जो मुझ पर हमले किए जा रही थी और मैं था जो बचाव कर रहा था। पता नहीं क्यों पर वो बिल्ली जानबूझकर मेरे जिस्म के किसी हिस्से पर वार नहीं कर रही थी या फिर उसे किसी तरह के मौके की तलाश थी और वो मौका उसे मिल नहीं पा रहा था और मैं अपना बड़ी एहतियात के साथ बचाव कर रहा था। अभी तक उसके पंजे का एक भी निशान मेरे हाथ पर, मेरे कंधे पर या मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं लगा था। बिल्ली के खौफनाक हमले अभी तक जारी थे। चंद लम्हों के बाद मेरे होशो हवास जो थे वो पूरी तरह से जवाब दे चुके थे। मैं पलटकर भागा और इस तरह भागा कि मुझे अब भागने पर भी हैरत होने लगी थी। इतना तेज मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भागा था और बुरी तरह भागता हुआ मैं हवेली के पास पहुंच गया और विजय सिंह की हवेली को जब मैंने देखा तब जाकर मुझे होश आया। मैंने उसके बाद खौफजदा होते हुए पलटकर देखा, लेकिन अब वो बिल्ली वहां पर मौजूद ही नहीं थी। लेकिन मेरे होशो हवास से जो मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे और अब मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत भी बाकी नहीं थी। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। मैं खामोशी के साथ वापस पलटा और बड़े ही चुपचाप तरीके से मैं हवेली के उसी हिस्से में दाखिल हो गया जहां से मैं रात को निकला था तलाश में। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था। मेरा सांस फूला हुआ था और मैं पसीने में तरबतर था। पसीने में शराबोर भीगा हुआ था। मैं खौफ और परेशानी के आलम में मुब्तला था। जहन से वो देव सिंह की बातें और उसकी हिदायतें भी पूरी तरह से निकल चुकी थी। अब मुझे समझ में आ चुका था कि कमर फारूक अली के गले से वो तावीज़ उतारना बहुत ही खतरनाक था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। ये खतरा तो मुझे मोल लेना ही था। अब मैं पूरे होशो हवास में था और मैं होशो हवास में यही सोच रहा था कि उस काली बिल्ली ने आखिर मेरा रास्ता रोका ही क्यों था और वो मुझ पर आखिर क्यों घुर्रा रही थी। ये महज इत्तेफाक था या ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था। बहरहाल मैं अपने कमरे में आ चुका था। मेरे कमरे के ऊपर वाले रोशनदान से कुछ अजीब सी आहटें मुझे अब उभर रही थी। मैं अचानक चौंक गया और उठकर बैठ गया। जैसे मैंने पलटकर देखा तो वही खौफनाक आंखें वहां पर भी दिखाई दे रही थी। वही चमकदार आंखें जो लाजमी तौर पर उसी स्याह बिल्ली की थी। वहीं से वो मुझे घूर रही थी। मैंने खौफजदा होकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। मैं उस वक्त बहुत जरा डर गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही हिम्मत करके मैंने आंखें खोली तो वो बिल्ली अब वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा शायद वो बिल्ली मेरा पीछा करते हुए ही यहाँ पर आई थी और एक बिल्ली के लिए इस हवेली में दाखिल होना कोई मुश्किल का काम नहीं था, क्योंकि बिल्ली तो छोटे छोटे सुराखों से भी अंदर दाखिल हो सकती है। लेकिन आखिर क्यों वो मेरा पीछा कर रही थी? ये सब सोचकर ही मुझ पर ऐसी वहशत तारी हुई कि मैं दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर ही निकल आया। मैंने सोचा अब किसी न किसी को जगाना पड़ेगा। सोचा किसी को जगाऊं तो जहन में सबसे पहला ख्याल ही गंगाधर का आया। मैं राहदारी से आगे बढ़ा जो आगे जाकर नीचे उतरती है। सामने मुलाजिमों के क्वार्टर थे। मैं गंगाधर के क्वार्टर की जानिब जाना चाहता था, लेकिन मैंने अभी राहदारी का मोड़ ही मुड़ा था कि अचानक मुझे पीछे से कोई दबे पांव आता हुआ महसूस हुआ। मैं तो वो सोचकर ही अचानक से डर गया। न जाने ये क्या रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और एक सुतून की आड़ में अपने आप को मैंने छुपा लिया। राहदारी में रोशनी भी थी और जो कोई भी अब वहां पर आ रहा था उसके कदमों की आहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने वो चेहरा देखा। वो चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। उसे देखकर मेरा मुंह तो अब हैरत से खुला का खुला ही रह गया था। मैंने एक लम्हे में ही पहचान लिया कि ये तो हमीदा ही थी।
वही हसीन लड़की जिसका वजूद मेरे लिए बहुत पुरअसरार मालूम हो रहा था। मैं उसके बारे में शदीद तजस्सुस का शिकार था कि जब वो विजय सिंह की हवेली में काम नहीं करती तो आखिर ये कौन है। एक लम्हा और रुका, उसके बाद मैंने सामने ही छलांग लगा दी, क्योंकि रात की इस तारीकी और इस खामोशी भरे सन्नाटे में उसे आवाज देना बहुत गलत हो जाता। बस मैं दौड़ा उसका पीछा करते हुए, इस तरह दौड़ा कि कदमों की आवाज बिल्कुल भी ना हो। मैं ये तो नहीं कहता कि वो मुझे देखकर भाग गई, लेकिन आगे जाकर वो मुड़ी जरूर थी। हालांकि सिर्फ एक लम्हे में मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां से वो मुड़ी थी, लेकिन अब वो वहां पर मौजूद ही नहीं थी और उस राहदारी में और उस राह में अब वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। नजर की हद तक वो अभी कहीं नहीं थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। हर तरफ मैंने निगाह दौड़ाई, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं। अगर वहाँ पर कोई मौजूद भी होता तो मुझे जरूर दिख जाता। मेरी निगाहों से वो बच नहीं सकता था, लेकिन मानो हमीदा का वजूद तो जैसे हवाओं में ही गुम हो गया था। आखिर कौन है ये लड़की हमीदा, और अब शाजिल क्या करने वाला है कि कमर फारूक अली का तावीज़ वो उतार पाएगा या नहीं? ये सारी मालूमात, सारी कहानी जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।